मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा का नव कड़ी लऽ आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे कथा यात्रा है, एहि कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार श्री बाबा नागार्जुन। मैथिली साहित्य में बाबा नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से लिखलखिन। हिंदी साहित्य में वो जे किछु भी लिखलखिन बाबा नागार्जुन के नाम से लिखलखिन। तो बाबा नागार्जुन के संदर्भ में कल खना कहने रही जे अखन हिनकर एक नॉवेल है रतिनाथ की चाची, तो ओकरा जे छै से अखन हम एपिसोड बना के जे छै से अहाँ सबके समक्ष राखि रहल छी। काल्हि एगो पहिल एपिसोड रखने रही, आइ दोसर एपिसोड अहाँ सबके समक्ष हम राखऽ जा रहल छी। आकांक्षा यह जे संपूर्ण एपिसोड के सुनब आ सुनला के पश्चात अपना प्रतिक्रिया से अवगत करब, किया तऽ बाबा जे भी किछु लिखलखिन कालजयी रचना सब छनि, बाबा के रचना सब जे छै से कहियो मलिन नहीं हेतै, ई और अहिना जहिना आइ छै तहिना भविष्य में कालांतर में सेहो रहतै। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई दोसर कड़ी के शीर्षक छियै तरकुलबा के यात्रा। तरकुलबा चाची के नैहर छलनि, तऽ तरकुलबा के यात्रा एहि दोसर एपिसोड के शीर्षक छी। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई एपिसोड तरकुलबा के यात्रा। एक छोटा सा स्टेशन राजनगर 11 बजे रात में ट्रेन से चाची और जयनाथ उतरे। स्टेशन से बाहर जाकर उन्होंने कोई बैलगाड़ी किराए पर कर लेनी चाहिए। 5 कोस पैदल चलना चाची के बूते से बाहर था। शुभंकरपुर से तारसराय स्टेशन महज कोस भर पड़ता है। उतने में ही चाची को 4 जगह बैठना पड़ा था और 5 कोस का लंबा रास्ता बेचारी कैसे तय करेगी। जयनाथ ने तय कर लिया था कि 5 रुपया भी लेगा तो क्या, बैलगाड़ी किए बिना तरकुलबा नहीं जाएंगे। स्टेशन से बाहर सड़क की ओर 10-12 गाड़ियां थी जरूर, लेकिन उनमें से एक भी तरकुलबा का गाड़ी नहीं था। आसपास की थी और उनके आरोही सुबह की ट्रेन से आने वाले थे, वे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, वे गाड़ी वाले से। चाची का मन था कि किसी तरह किरण फूटने से पहले मैके पहुंच जाती। जयनाथ का भी यही विचार था और ठीक ही था। चाची जिस काम के लिए अपने माँ के यहाँ जा रही थी, उसमें सराहना, खुशी और स्वागत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसके मुंह पर कालिक पुती हुई थी। माँ न जीती होती तो तरकुलबा जाने की अपेक्षा वह कमला की धार में डूब मरना ही अधिक पसंद करती। उसे अपने माँ का सरल शीतल स्वभाव, दयालु स्वभाव पर बहुत भरोसा था, इसीलिए तो वो जा रही थी। जयनाथ ने अपनी भाभी को वहीं सड़क पर एक ओर बैठा दिया और खुद निकले सवारी की तलाश में। उन्हें मालूम था कि 10-12 इक्के भी राजनगर के स्टेशन पर मौजूद रहते हैं, लेकिन आज उनका भी पता नहीं था। कमला का पुल पार कर जब वे आगे बढ़े तो पाकड़ के नीचे एक इक्का दिखाई पड़ा। मचान पर जो आदमी सो रहा था वह जयनाथ के पैर की आहट पाकर जग सा गया था। उसने अपनी खांसी से जाहिर की थी। पूछने पर मालूम हुआ कि वह तरकुलबा पहुंचा देने को तैयार है, मगर 6 रुपया लेगा, उससे थोड़ा सा भी कम में वो चलने को तैयार नहीं था। आखिर 5:30 पर सौदा तय हुआ। इक्के वाले ने कहा कि आप स्टेशन चलिए, मैं घोड़ी को जोत कर अभी लाया। उन लोगों के पास सामान के नाम पर तो कुछ था नहीं, था तो सिर्फ वही 8 महीने का गर्भ। यही सलामत तरकुलबा तक पहुंचने की चिंता थी। इक्का आया तो उस पर इक्केबान ने से कहकर ओहार यानी पर्दा लगवा दिया। इस काम के लिए जयनाथ ने अपनी धोती निकाल कर दी थी। चाची सवार हुई और जयनाथ चले पैदल। बाजार के बाद सड़क पर रोड़ियाँ नहीं थी, बिल्कुल कच्ची और देहाती सड़क हो और उस पर धूल और बालू ना रहे तो इसमें मज़े से चल निकलता। जरा सी रात बाकी थी कि तरकुलबा पहुंच गए ये सब। जयनाथ को चुमन झा यानी चाची का पिता का घर मालूम था। इक्के को सीधे लेकर के उनके घर पर पहुंच गया। इक्के से उतरकर चाची अपने बाप के आंगन में आ गई। इधर जयनाथ ने इक्के वाले को किराया देकर फौरन रवाना किया। इसके बाद खुद भी अंदर आ गया। स्त्रियां अपने दामाद से हल्का पर्दा करती है और जयनाथ ठहरे वहाँ दामाद का छोटा भाई। खैर, अंदर जाकर जयनाथ ने देखा कि पश्चिम वाले घर के ओसारे पर माँ बेटी दोनों एक दूसरे से गले लगकर सिसक कर रो रही है।
जयनाथ के अंदर आने के बाद रोने की धीमी सी आवाज़ और भी अधिक धीमापन में आ गया। पैर छूकर प्रणाम करने पर वृद्धा ने आशीर्वाद दिया। जयनाथ ने सोचा कि खुल करके सारी बातें भाभी ने अपने माँ से तो कही नहीं होगी, बिना कहे बनेगा नहीं, यह कठिन कर्तव्य मुझे ही करना पड़ेगा। वृद्धा को अलग ले जाकर जयनाथ ने शांति और संकोच के साथ सारी बातें समझा दी और कहा कि यहाँ मेरे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्नान और भोजन के उपरांत मैं चला जाऊँ तो यही अच्छा है। और जयनाथ ने अपने बटुए में से 10 रुपया निकाले। यह रकम वृद्धा के हाथ में थमाते हुए बोले कि इसकी चिंता नहीं कीजिएगा, बाबा विश्वनाथ की कृपा से अभी इतना और भी निकाल सकता हूँ। वृद्धा ने आग्रहपूर्वक रुपया लेने से इनकार कर दिया। बोली, गौरी का कर्म ही फूट गया तो इसमें किसी को क्या मैं दोष दूँ। रही खर्चे की बात तो कमला मैया की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप जरा भी चिंता न करें। हाँ, किसी के साथ रतिनाथ को यहाँ भेज दें तो अच्छा होगा, मैं उनका मुंह देखना चाहती हूँ। स्नान और भोजन के बाद जयनाथ तरकुलवा से चल पड़ा। वहाँ उसको रहना अच्छा नहीं लगा, वहाँ से चल पड़ा। चैत की दोपहर धूप बड़ी कड़ी थी, परंतु वहाँ रहना जयनाथ को बेकार समझा। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि रत्ती घर पर तो अकेले कैसे रहेगा। उन दिनों रेलवे लाइन के इस ओर जयनगर तक ही थी, यानी रेलवे लाइन जयनगर के इस पार तक ही थी। उसके आगे नेपाल का इलाका पड़ता था। अब तो नेपाल सरकार ने जयनगर से जनकपुर तक अपनी रेल खोल ली है। उस दिन जयनाथ को शाम की ट्रेन मिल गई और 5 मिनट और देर होती तो गाड़ी खुल जाती। राजनगर से मधुबनी, पंडौल, सकरी, तारसराय चारों स्टेशन वह खड़े खड़े ही आया। नेपाली औरत मर्द सिमरिया घाट जा रहा था गंगा नहाने। गाड़ी का वह डिब्बा उन्हीं से ठसाठस भरा हुआ था। पहर रात बीतते बीतते जयनाथ अपने घर पहुंच गया। रतिनाथ अपने साथी नरेश के साथ उसी के घर में सो रहा था। जयनाथ ने उसे उठाया नहीं। सामान सभी मौजूद था। खिचड़ी पका लिया, खाकर और वो सो गया। सुबह उठते ही कुटी पर चला गया। हर गांव में कुटी होता है, मंदिर होता है, तो वहाँ पर चला गया। वह कुटी से 5 यह कुटी गांव से बाहर पूरब की ओर बलुआहा पोखरे के भिंड पर था। वह 15 साल से एक महात्मा वहाँ रहता था, जिनका असल नाम कोई नहीं जानता। उन्हें सब तारा बाबा कहा करते थे, क्योंकि रोज़ सुबह शाम माई तारा 20-25 बार इतने ज़ोर से चिल्लाते कि आसपास के चारों पांचों गांव इस सिंहनाद से परिव्याप्त हो जाता। उनकी धोती लाल सुर्ख रहती थी, गले में हाथी दांत का हरादे हुए माला थी। दाईं बाह पर बड़े बड़े रुद्राक्ष, एक बड़ा सा मूंगा पहनते थे। दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून कभी कटाते नहीं थे। बाबा अघोरी की तरह जीवन जीते थे। जयनाथ ने तारा बाबा को बड़ी श्रद्धा थी। जयनाथ को तारा बाबा से बड़ी श्रद्धा थी। वे नित्य एक बार बाबा का दर्शन कर आते। मन की आकुलता ही सुबह सुबह आज इस ब्राह्मण को यहाँ ले गई। बिना किसी संकोच के जयनाथ ने तारा बाबा को उमानाथ की माँ के संबंध में आज सब बात बता दिया। सुनकर बाबा की आंखें चमकी हुए बोल पड़े, ना कि उस बेचारी को तुम तरकुलवा में छोड़ आए हो, मुझसे क्यों नहीं कहा, सब ठीक हो जाता। खैर, फिर भी मैं एक यंत्र बना कर दूंगा, भिजवा देना। अपने पिता के बारे में रतिनाथ को सोकर उठते ही मालूम हो गया कि लौट आए हैं। वह जल्दी से निकलकर निपट कर रसोई करने लगा। चाची सब चीज़ें रख के ही गई थी। अब जब भात हो गया, दाल भी हो गई, बैगन और सहजन की तरकारी चढ़ी थी, तभी जयनाथ आया। वह इधर से नहाकर ही आए थे जयनाथ जी। पूजा भगवान की जयनाथ आज स्वयं करने बैठे। वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी एक कुलीन ब्राह्मण थे। साधारण दैनिक जीवन में जितनी उपासना और कर्मकांड की आवश्यकता होती है, उतना तो वे जानते ही थे। प्रातः स्मरण, संध्या तर्पण, पंचदेवता पूजन, चंडी पाठ, इतना किए बिना उन्हें चैन कहाँ पड़ता था। इनके अतिरिक्त विद्यापति की महेशवाणी भी जयनाथ बड़ी तन्मयता से गाया करते। सिद्धांत कौमुदी और तर्क संग्रह वे पूरी तरह नहीं पढ़ पाए। अपनी अल्पज्ञता पर उन्हें जीवन भर पश्चाताप होता रहा। करीब आधा घंटा पूजा में जयनाथ लगाते थे। यह गोल मटोल मनोहर
मनोहर शालिग्राम नकली नहीं था जिसे बनारस या जयपुर के कारीगर काले पत्थर को तराश कर बनाते हैं। यह भगवान 5 पुष्प से स्कूल में पढ़ा था, शक्ति के पात्र बने हुए थे। शालिग्राम परिवार महावंश की यह शाखा झा उपाधि वाली थी। जयनाथ के वृद्धा परपितामह नील माधव उपाध्याय बहुत बड़े न्यायिक थे। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर मुर्शिदाबाद के नवाब ने पूर्णिया जिले में 100 बीघा जमीन लखराज ब्रह्मोत्तर के तौर पर उन्हें दी थी। जयनाथ के पितामह भ्राता जगन्नाथ झा अच्छे ज्योतिषी थे। उनके 2 भाई और थे। गृह कलह हुआ तो वह ब्रह्मोत्तर उन लोगों ने बेच डाला। उन्हीं न्यायिक नील माधव उपाध्याय को मुक्तिनाथ का दर्शन करके लौटने वाले एक महात्मा से यह शालिग्राम मिला था। नारायणी नदी यानी गंडक का वहाँ उद्गम स्थान है। वहीं वह दिव्य प्रस्तर इस महात्मा को मिला था। बेतिया के तत्कालीन महाराज के यहाँ एक बार न्यायिक जी गए थे। महात्मा ने उन्हें वह शालिग्राम दे दिया। महाराज ने उनकी महिमा सोने का छोटा सा सिंहासन बनवा दिया। आज से 40 साल पहले न्यायिक जी के प्रपौत्र इंद्रमणि झा ने गया से लौटते समय पटना में भगवान का वह सिंहासन बेच डाला। यानी कुल में अगर एहन तरह का अगर लोग सब होइ छै वएह करै छै, पूर्वज के अर्जित जे भी चीज रहै छै सबटा के बेचिए दै छै। इंद्रमणि की पुत्र का मुंह देखने की लालसा कभी पूरी न हुई। हाँ, लड़कियां 4 अवश्य हुई। उन्हें अपने से भी उच्च कुल की कन्याएं दान करने की सनक थी। और मिथिला का ब्राह्मण जो जितना ही कुलीन होता उसकी दरिद्रता भी उतनी ही बड़ी हुआ करती है। इंद्रमणि को भी अपनी 3 कन्याओं का भरण पोषण आजन्म करना पड़ा, क्योंकि 4 में से 3 दामाद परम अभिजात और महादरिद्र थे। मरते वक्त जो कुछ था लड़कियों के नाम चढ़ा गए। चंद्रमणि जब मृतशैया पर थे तभी जयनाथ ने यह भगवान शालिग्राम उनसे मांग लिया। आज 15 साल से जयनाथ उसकी पूजा करते आ रहे हैं। यही शालिग्राम भगवान की विशेषता। उस घर में जो पूजा डेली होता था, सब दिन होता था। पूजा समाप्त करके वे खाने गए। अपने पुत्र की सहनशीलता और कार्य क्षमता देखकर प्रसन्न होने का अवसर आज जयनाथ को पहली बार मिला हो ऐसी बात नहीं है। अब तो रतिनाथ 11 साल का हो गया है। पाठशाला में सबसे अधिक तीव्र बुद्धि वाला समझा जाता है। बहुत कम बोलता है, फुर्ती गजब की उसमें। गरीबी के मारे बाप उसे हिंदी अंग्रेजी स्कूल में नहीं रखा सका और रसोई तो रति 7 साल के उम्र में ही बनाना सीख गया था। यानी हर तरह से रति ठीक ठाक था। रति में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। 7वें साल की उम्र में उपनयन भी उनका हो गया। मछली और मांस बनाना अभी तक वो नहीं उनसे सफर था। पिता और पितियन चाची घरेलू कामों में रति को कम उलझाते। सो खाना दो वासियों में 2 बर्तन में परोस लिया और दोनों बाप पुत खाने बैठ गया। ये तो रतिनाथ का अपना क्रियाकलाप था। अब उसके बाद सुनिए, अब वहाँ चाची की क्या हाल हुई तरकुलवा में। माँ बाप ने चाची का नाम रखा था गौरी। गौरी था चाची का गांव का नाम। बहुत सुंदर थी। चेहरे की लंबाई गोलाई की अपेक्षा फैलाव भी अधिक था। आंखें बड़ी बड़ी, नाक नुकीली, कपार चौड़ा, बाल खूब काले और एड़ी तक लंबे। गोरी तो थी ही, गले की आवाज़ नरम और सुरीली थी। हाथ पैर छोटे छोटे, लाल और भरे हुए मानो आम के पल्लव हो। गौरी के इस सौंदर्य का रहस्य उसके माँ बाप, पूरी गृहस्थी तथा विभिन्न जीवन में निहित था। चुम्बन झा के 25 बीघा जमीन थी, उपजाऊ। 400 मन धान हर साल होता था। एक बड़ा सा कलम बाग था जिसमें कलमी आम के 50 पेड़ थे। मालदा, कृष्णभोग, बम्बैया, फजली, शाहपसंद, भदई, केरबा, सुकुल, पिपिया, जर्दालू सब आम था। किसी साल
नागा नहीं जाता, सब साल फरता था कलमबाग। चुमन झा 5 पेड़ छोड़कर बाकी खटीकों के हाथ बेच दिया करते थे। 400, 500 और कभी 600 तक मिल जाता था। इस तरह आम भी उनके लिए एक अच्छी फसल थी, चुमन झा के लिए। संतान कुल 4 हुई, 2 लड़के और 2 लड़कियां। 1 लड़का और 1 लड़की बची थी। लड़का जयकिशोर किसी जिला स्कूल में हेड पंडित था और बाल बच्चे और पत्नी समेत बाहर ही रहता था। इन दिनों शायद डाल्टनगंज में था। गृहपति को मरे 7 साल हो चुके थे। अब गृहस्थी का सारा भार वृद्धा के कंधे पर था। जयकिशोर का मामा कभी कभी उसमें अपनी बहन की मदद करता और अक्सर उसका रहना तरकुलवा में ही होता था, यानी बुढ़िया की का जो भाई था वो। 3 साल पहले छोटे भतीजे का मुंडन छेदन हुआ था। पिछले वर्ष तभी गौरी यहाँ आई थी। परिस्थिति की भयानकता का अंदाज़ा लगाकर गौरी की माँ गुमसुम थी। जयनाथ जब चले गए तब उससे रहा नहीं गया। गौरी की टुड्डी छूकर कर्कश स्वर में उसने पूछा, यह क्या करके आई है तू? कहाँ से मुँह काला करके तुम आ गई? साहस नहीं हुआ गौरी की माँ से आंख मिला थी। माँ बोलती गई, इस खानदान में जो किसी ने नहीं किया इस अभागन ने कर डाला। हे दुर्गा, हे बाबा कपिलेश्वर, अब मैं इसका क्या इलाज करूँगी? कब तक इस बात को मैं छिपा सकूँगी? नाखून से नाखून खोदती रही गौरी। अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ था कि गौरी आई है। लोगों ने जयनाथ को सिर्फ गांव जाते देखा था। आए तब जब रात बाकी थी, यानी पहर राते में वो आ गए थे। भैंस की बीमारी के बहाने गौरी की माँ ने बुधना चमार की औरत को बुलवा भेजा। वह चमैन इन कामों में उस्ताद थी। गाय, भैंस, औरत, घोड़ी, बकरी सबके काम आती थी वह चमैन। आसपास 10-12 गाँव में उसकी शोहरत थी। गौरी की माँ के 2 भैंसें थी जरूर, मगर उन्हें यहाँ कभी कहाँ कुछ हुआ था। फिर भी बुधना चमार की औरत फौरन दौड़ी आई। गौरी की माँ ने सारी बात समझा बुझाकर चमैन के हाथ पर 5-5 रुपये के 2 नोट रख दिए, लेकिन सिर हिलाने लगी। नहीं मिल्कैन, इतने में काम नहीं चलेगा। यह तो दवा का काम में भी नहीं कम पड़ रहा है। मेरी मजदूरी आप क्या देगी? बस इतना ही तो तुम्हारा बंधा हुआ, 2 तो तुम्हारा बंधा ही हुआ है। गौरी की माँ ने कहा, और मैं तो इतना साथ दे रही हूँ। मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए चमैन ने कहा, यही बबुई तुम्हारी और भी तो 2 बार यहाँ बच्चे पैदा कर गई है। तब कहाँ मैंने तुमसे ज़्यादा मांगा था मिल्कैन, मगर ये मामला तो कुछ और है, इसमें तो तुम्हें ज़्यादा देना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह गंभीर हो गई। ज़रा देर बाद वो बोली, अगर थाने में किसी ने इसकी चुगली कर दी तो जहल भी जाना होगा। तुम लोग तो धनवान हो, धनवाली हो, हाकिम भी तुम्हारी तरफदारी कर लेगा। जितने जोखिम का ये काम है पेट गिराना, तुम नहीं न समझती हो। पता चल जाए सरकार को तो मेरा सत्यानाश कर देगी। सरकार मुझे छोड़ेगी नहीं। गौरी की माँ 5 रुपया का 1 नोट और निकाल लाई। फिर वह राजी हुई। उसने कहा कि 10 और देने होंगे, जब काम कर दूंगी अपनी खुशी से आप कुछ न कुछ दे दीजिएगा। चमैन की बात पर गौरी की माँ ने गौर किया। वह काफ़ी प्रतिभाशाली स्त्री थी। समझ गई कि 25 तो वह लेकर रहेगी ही। ज़रूरत ऐसी आ पड़ी है कि 50 पर भी आ जाए तो देना ही पड़ेगा। खैर 10 रुपया का 1 नोट हुआ और निकाल लाई। देते हुए कहा, देखो मेरी लड़की को इस मुसीबत से पार कर दो। 5-7 दिन के अंदर सब हो जाना चाहिए गुपचुप। जीभ निकाल कर चमैन बोली, भला यह भी कहने की बात है मिल्कैन, आपकी बदनामी क्या हमारी बदनामी नहीं है? पर एक बात कहती हूँ, माफ़ करना, बड़ी जात वालों
कि तुम्हारी ये बिरादरी बड़ी मलिच बड़ी निठुर होती है मलिकैन। हमारी भी बहू बेटियां डार हो जाती है, पर हमारी बिरादरी में किसी के पेट से 8-9 महीने का बच्चा निकालकर जंगल में फेंक जाने का रिवाज नहीं है। ओह, कैसा कलेजा होता है तुम लोगों को, कैसा मैया रे दैया, कैसे तुम लोग अपने आप को इतने बड़े जात में ब्राह्मण कहती हो। गौरी की माँ सांस खींचकर कुछ भी बोली नहीं। अपनी लड़की को बढ़े हुए पेट पर उसका ध्यान गया और ऐसा लगा कि उसके अंदर सुंदर और स्वस्थ शिशु पड़ा हुआ है। आंखें मुंदी हुई, परंतु पलकें लगातार फरक रही है। जो अभागे, तुम्हारा क्या कसूर? वही चमैन तुम्हें गांव से बाहर झुरमुट के अंदर डाल आएगा, फिर कुत्ते और सियार नोच कर तुम्हें खाएंगे। जैसे और बच्चे अपने माँ के पेट से बाहर आते हैं, ठीक उसी तरह तुम गर्भ से बाहर नहीं निकल पा सकते। तुम्हारे जन्म से प्रसन्न होकर के सोहर गाई जाए, ऐसे भी नहीं होगी। ये मेरा बस चलता तो अच्छा मलिकैन, अभी तो मैं चली, कल शाम को आ जाऊंगी। इतना कहकर चमैन आंगन से बाहर चली गई, लेकिन फिर लौट आई। कहा, जरा देख तो लूँ बबुई को क्या हालत है। माँ ने कहा, पूरब वाले घर में है, चलो देख लो। गौरी को झपकी आ गई थी। आहट पाते ही आंखें खोल ली। चमैन ने करीब जाकर देखा, बोली, 8वां महीना है बबुई, नाहक तुमने बखत बर्बाद किया। पेट 3-4 महीने तक काबू में रहता है, अब देखना तंदुरुस्ती पर कितना बुरा असर पड़ता है। माँ को अंदेशा हुआ। उसने आंखें फाड़ कर पूछा, क्यों री? गौरी की देह को फिर तैयार होने में बहुत दिन लग जाएंगे। हाँ मलिकैन, चमैन घर से बाहर निकलते हुए बोली, दुबंसी मालिश करवाती रहे तो 25 दिन लगेंगे। दुसंझी अगर मालिश करवाती रही तो 25 दिन लग जाएंगे। हाँ, आज और कल बबुई को कुछ खाने नहीं देना। आज अभी तो खा चुकी है, माँ ने कहा। हाँ, रात को कल नहीं खाने दूंगी। तो तू कल रात आएगी ना? जरूर आऊँगी। आती तो मैं आज शाम को ही, मगर हाँ, डीलडॉल में सलहेश महाराज की पूजा है। डी टोल में सलहेश महाराज की पूजा है, भाव भगत होगी। हमारे यहाँ सभी लोग वहीं जाएंगे देखने के लिए। बुधन चमार की औरत चली गई। गौरी की माँ ने उंगली पर गिनकर हिसाब लगाया। बड़ी छुट्टियों में, खासकर गर्मियों में जय किशोर गांव अवश्य आया करते हैं। इस बार भी आएंगे। माँ ने सोचकर देखा, आधा चैत बीत चुका है, अभी समूचा बैसाख पड़ा है। जेठ में दशहरा से पहले शायद ही कभी जय किशोर का स्कूल बंद हुआ हो, और जब तक गौरी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी, तब तक गौरी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। इस गणित से उस वृद्धा को कुछ आश्वासन मिला। जय किशोर बाबू बहुत ही अच्छी प्रकृति के आदमी है, फिर भी माँ को खटका था कि कहीं अपनी बहन के संबंध में यह कुकांड किसी तरह उसे मालूम होगा तो कुछ कहेंगे अवश्य। इसके अतिरिक्त उमानाथ भी किसी साल आम खाने आता है। अपनी माँ के बारे में अगर उमानाथ ये सब सुनेगा, आश्चर्य ही नहीं, कुएं में कूदकर कहीं जान न दे दे या माँ को मार ही न डाले। लड़की को 6 मास 8 मास पहले पास रखना माँ को और भी भारी लग रहा था। इन बातों को सोचते सोचते वृद्धा का दिमाग जब पथरा गया तो एक बार फिर वह पूरब वाले घर में घूमी और गुस्से में आकर गौरी की ठोड़ी पर एक ठुनका लगा दिया। गौरी हाव हाव करके रो पड़ी। आंखों से आंसू की धार जो बहने लगी वह बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। माँ जी करा करके कुछ देर अवाक खड़ी रही, फिर धम से वहीं बैठ गई और लड़की को अपनी छाती में लगाकर आप ही रोने लगी। बुढ़िया भी रोने लगी, लड़की को अपने छाती में लगा के। दरिद्र कुल की लड़की ब्याहने का ही यह दुष्परिणाम था। दरिद्र कुल में लड़की ब्याहने का ही यह दुष्परिणाम था। शुभंकरपुर के यह वैद्यनाथ झा कुलीनता की दृष्टि से जरा बड़े थे।
गौरी के पिता चुम्बन झा को स्वयं भी पीछे जाकर यह विवाह संबंध असंतोषप्रद लगने लगा। जबाई महाशय दम्य के रोगी और प्रकृति से सुस्त थे। शादी के बाद जो पढ़ना जानबूझकर ही छोड़ दिया था वह। ससुराल वाले तो 20-20 दिन 25-25 दिन तक पड़े रहते। ससुराल जब आते तो 20-20 दिन 25-25 दिन तक पड़े रहते। शतरंज का इतना शौक था कि एक बैठक में 10-10 घंटा खेलते रहते। कमाकर शायद 2 पैसा कभी झाजी ने अपने स्त्री के हाथ पर रखे हो। जाते जाते एक कुंवारी लड़की और एक अबोध शिशु बेचारी के मत्थे पर ठोक गए। यह लोग औसत दर्जे के मध्यवित्त की लड़की थी। लड़की को अपने यहाँ ले जाकर उसे नाना प्रकार के अभाव अभियोगों में के परिधि में डाल देते हैं। लड़की जिंदगी भर अपने माँ बाप को उलाहना देती रहती है। बैद्यनाथ को विरासत में 7 बीघा खेत मिला था। 3 बीघा शुभंकरपुर में और 4 बीघा कोसी के किनारे उत्तर भागलपुर में। बस्ती का नाम था रामगंज। वहाँ बैद्यनाथ का ननिहाल था। नाना का लड़का नहीं हुआ, मात्र लड़की थी। 3 दौहित्र थे, कमलनाथ, बैद्यनाथ, जयनाथ। इन्हीं तीनों के नाम पर वह अपनी जायदाद चढ़ा चुके थे। शुभंकरपुर के खेत तो बैद्यनाथ बाँच कर खा गया था। 1.5-2 बीघा रामगंज में भी रेहन पर रख दिया था, गिरवी रख दिया था खेत को। बहनोई की मृत्यु के बाद जयकिशोर ने चाहा कि गौरी हमेशा के लिए तरकुलवा में ही रह जाए, मगर गौरी को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। वह दूसरी बात थी, इस समय बेचारी एक विचित्र परिस्थिति में आ गई थी। मगर यों गौरी की प्रकृति में स्वाभिमान की मात्रा कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण से पितृगृह की अपेक्षा पतिगृह में रहना उन्हें ज़्यादा पसंद था। एक बार आग्रह करने पर अपनी माँ से गौरी ने कहा था, पिताजी ने कुछ तिल जल देकर के मुझे दान कर दिया, फिर मेरा इस घर में रहना अनुचित नहीं होगा माँ। विवाहिता के लिए पितृकुल का अमृत भी पतिकुल के मार या पीने के साधारण जल के तुलना में तुच्छ है माँ। तभी तो तुमने अपने नानी के धन पर लात मार दी थी। हाँ न माँ, है न माँ। ये सब बातें एक एक करके माँ को याद आती रही और उसकी आंखों से जल प्रवाह आंसू बहती रही। ना जाने कितनी देर तक माँ बेटी रोती रही। शोक और पश्चाताप के इस समुद्र में उसका उद्धार तब हुआ जबकि चरकर वापस आई हुई भुल्ली भैंस चरवाहे ने लापरवाही से आंगन के अंदर घुस आई। उसने खुरों की खुट से खटखट से माँ और बेटी दोनों का ध्यान इस समय खींच लिया। अपने को छुड़ाकर माँ घर से बाहर निकली तो देखा कि अमावस की संध्या अपने साज सरंजाम लेकर आसमान की धरती पर उतर चुकी है। ऊपर देखने पर एक तारा नजर आया। गौरी की माँ ने चारों ओर घूम कर आसमान से दूर तक नजरें दौड़ाई, परंतु दूसरा तारा न दिखाई पड़ा। वह हाथ जोड़कर उसने पहले तारे को प्रणाम किया और साथ साथ एक श्लोक पढ़ा। एक तारा यदा दृष्टा द्वितीया नैव दृश्यते तद्दोष परिहाराय नारदाय नमोस्तुते। नौकरानी ने आकर कहा, रसोई में देर तो हो जाएगी मेलकैन, क्या बात है, आज तबीयत कुछ ढीली दिखती है क्या? गौरी की माँ ने कहा, नहीं कुछ नहीं, सुखो, यूँ ही जरा सो गई थी, पानी भर चुकी घड़े में क्या? हाँ मेलकैन, अब जाती हूँ, उसने कहा। नज़दीक आकर गौरी की माँ बोली, अपनी सास को जरा भेज देना, जरूरी काम है। अच्छा, सुखो चली गई। थाली में दिन का जो जूठा भात, दाल और कई किस्म की भाजियाँ थी। मेहमान की थाली में दुगुना भात परोसना कोई नई बात नहीं है। जयनाथ सवेरे ही खाकर चले गए और तब से अब तक करीब 8-9 घंटे तक वह सामग्री खुली पड़ी थी। सैकड़ों मक्खियाँ इससे परितृप्त हुई होगी। जौ, मकई, मरुआ की रोटी खाकर तंग आए हुए भूखों के लिए बच्चे देखते ही उस पर टूट पड़ेंगे, चाट पोंछ कर थाली साफ कर देंगे। सुखो, उसकी सास, उसका घरवाला सब ललचाई निगाहों से उस दृश्य को देख सकेंगे।
इतनी गरीबी थी उस समय में। गौरी की माँ का खाना बनाने में मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब मंगल है, आज कल मंगल है, मंगल को उपवास रखती है, अभी कुछ पेट में डाल लेगी तो अच्छा रहेगा। चटपट उसने आग जलाई, पानी खौल जाने पर चावल उसमें छोड़ दिया, उसी में 4-6 आलू चोखे के लिए डाल दिए, गुजनी डालकर बीच आंगन में लेटी रही। लेटे लेटे सोचने लगी कि इस तरह गौरी को मैं छिपाकर कब तक रखूँगी। इसी तरकुलबा में यह घटना क्या पहले नहीं हुई है? अवश्य हुई है। चौधरा चौधरी की लड़की, मक्खन पाठक की पुतोह, पंडित जी की बहन गौरी की माँ के सामने समूचा आसमान तारों के झलमल झलमल कर रहा था। नक्षत्र चित्र या रजनी उनको वैसी ही लग रही थी जैसे चांदी के 10-5 गहनों से भूषित कोई सांबली औरत। वह थोड़ी देर तक आंखें मूंदे पड़ी रही, फिर मानो किसी निश्चय पर पहुंच गई हो, उसकी आंखें चमक उठी। अंदर के संकल्प को वाणी का परिधान देने के लिए उसके होंठ फड़कने लगे। वह अपने आप बुदबुदाने लगी, कोई क्या कर लेगा हमारा, बिटिया को मैं प्याज की तरह ज़मीन के अंदर दबा कर नहीं रख सकती। इसके चलते जो कुछ हो, जिस समाज में हजारों की तादाद में जवान विधवाएं रहेगी, वहाँ यह सब तो होगा ही। मक्खन पाठक की पुतोह उड़कर कर पंजाब चली गई है, एक सिख के साथ रहती है। मैं अपनी लड़की को झाड़ू से झाड़ पीट कर घर निकाला और देश निकाला तो दे दूं, ये तो मुझसे नहीं होगा। मेरे जीते जी गौरी मुसलमान या सिख के घर जाने को मजबूर नहीं हो सकती। भात तैयार हो चुका था। छील कर गौरी की माँ ने चोखा बनाया, नमक, हरी मिर्च, सरसों का तेल डाला, थाली में भात परोसा। चमाइन मना कर गई थी, मगर माँ का दिल थारा, वह कहाँ माने। थोड़ा सा भात एक छोटी सी थाली में भी परोसा। कांसे की चमचमाती छोटी सी थाली। माँ का ध्यान अतीत की ओर खींच कर लेकर चला गया। जयकिशोर भी इसी थाली में खाकर बड़ा हुआ, गौरी भी इसी में खाकर बड़ी हुई थी। प्रतिभामा और उमानाथ ने भी कई बार इस थाली में खाया होगा। जयकिशोर बाबू के तीनों बच्चे इसमें खा चुके हैं। ममता के मारे माँ का हृदय छलकने लगा। वह पछताने लगी कि नाहक ही दिन में गौरी को एक ठुनका लगा दिया था। माँ हूँ तभी तो आई है, नहीं तो मुजफ्फरपुर पटना ना भाग जाती। कहते हैं कि आर्या समाज यानी आर्य समाज की तरफ से बड़ा ही अच्छा इंतजाम है। विधवा हो चाहे कोई भी हो, वहाँ गर्भ किसी का नहीं गिराया जाता। ठीक समय पर बच्चा पैदा होता, माँ कहती, माँ चाहती है तो बच्चे को रखती है, नहीं चाहती है तो आर्या समाज यानी आर्य समाज वाला बच्चा को रख लेता है। अच्छा है ना, आखिर अच्छे लोग नहीं है तो दुनिया कैसे चलती है। यस, सब ठीक ठाक करके वह उठी और गौरी को ले आई खिलाने। वह आ नहीं रही थी, परंतु माँ ने कहा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, आ। दोनों खाने बैठी। दही का बर्तन नज़दीक ही रख लिया। तो बे श्रोतागण, आई जे से एकर दोसर एपिसोड अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ। तरकुलबा पहुँचलाके बाद गौरी यानी वो चाची, रतिनाथक चाची तरकुलबा जहन पहुँचले हैं, पहुँचलाके बाद जे छै से माय बेटीमे जे की केना भेलै हैं, चमाइनके साथ की कमिटमेंट भेलै हैं, सबटा अहाँ सब एकरा पूरा संपूर्ण रचनामे देखबै सुनबै। आग्रह यऽ जे संपूर्ण रचनाके पलखैतमे सुनब आ स्किप कऽ कऽ सुनबै तहन नहि किछु भाँज लागत। नॉवेल बहुत ई कालजयी नॉवेल छै, अपना समाज पर करगर चोट छै। अपना समाजमे जे पहिने विधवा भऽ जाइ छलै, विधवाके संगे विधवाके की हाल होइ छलै, विधवाके संगे की सब कयल जाइ छलै, लोक कतेक अन्याय करै छलै, ओहि परमे ई बाबा नागार्जुन ई उपन्यास रतिनाथ की चाची लिखने छथिन। तैँ आग्रह बारम्बार करै छी जे संपूर्ण रचना सुनब, अपना प्रतिक्रियासँ अवगत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा परदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक रजनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। अगिला एपिसोड फेर काल्हि राखब। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।